नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हम आर पार का बेहद स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं और स्पेशल एडिशन इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBN 7 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू, अब तक का सबसे व्यापक इंटरव्यू, जिसमें प्रधानमंत्री ने राजनीति से लेकर इकोनॉमी की यानी अर्थनीति तक और बदले की सियासत से लेकर लुटियंस दिल्ली तक हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है। और आज आर पार के स्पेशल एडिशन में हम प्रधानमंत्री के इस सबसे बड़े इंटरव्यू का सबसे बड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं। साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू, वो इंटरव्यू जिसका पूरे देश को इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के सबसे बड़े इंटरव्यू की। IBN 7 को दिए इस इंटरव्यू में पीएम ने बदले की राजनीति के आरोपों पर अपनी बेबाक राय रखी। पर मोदी जी, कच्चा चिट्ठा तो आपने फिर भी एक तरीके से खोल ही दिया। काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी पे क्रैकडाउन करके आज ज़्यादातर छोटे मोटे बिजनेसमैन या तो दुबई या लंदन में छुपे हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डायनेस्टीज को भी आपने नहीं छोड़ा, तो क्या ये प्रक्रिया जारी रहेगी? पहली बात है कि अभी तक पॉलिटिकल दृष्टि से न मैंने सोचा है न मैं सोचूंगा। मैं 14 साल तक एक राज्य में मुख्यमंत्री रह के आया हूं और इतिहास गवाह है कि मैंने राजनीतिक कारणों से एक भी फाइल कभी खोली नहीं थी और मुझ पर ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। यहां भी मुझे 2.25 साल हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई फाइल खोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं है। कानून कानून का काम करेगा, मुझे लिपापोती करने का भी हक नहीं है। कानून कानून का काम करेगा। प्रधानमंत्री के इसी बयान पर आज आर पार में करेंगे बड़ी बहस। और अब पीएम के इंटरव्यू का वो विश्लेषण जो सरल ढंग से आपको समझाएगा, बताएगा कि स्थिति और परिस्थिति कैसी है। अर्थव्यवस्था में राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का मैंने पैनल किया, ये बोला प्रधानमंत्री ने। तो ये एक बड़ा विश्लेषण है। व्हाइट पेपर ला सकते थे, लेकिन राष्ट्र नीति के चलते वो व्हाइट पेपर नहीं आया। मैंने कभी बदले की सियासत की ही नहीं। मेरा इतिहास है 14 साल के मुख्यमंत्री का गुजरात के, कि मैंने कभी बदले की सियासत नहीं करी, यानी कभी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स पे यकीन ही नहीं रखा। ये बोले हैं प्रधानमंत्री नेटवर्क 18 IBN 7 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। लुटियंस दिल्ली से करीबी की मुझे चाह नहीं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है और पहली बार लुटियंस दिल्ली पे पूछा गया। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी द्वारा पूछा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका बेबाक जवाब भी दिया लुटियंस दिल्ली पर। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस इंटरव्यू का। और आज इसीलिए आर पार का स्पेशल एडिशन आपके समक्ष आ रहा है और मेरे साथ आज फेस ऑफ होगा। मेरे साथ मौजूद है मनीष तिवारी, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सीनियर स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ मीनाक्षी लेखी जुड़ेंगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ टेलीविजन जर्नलिस्ट नलिनी सिंह मेरा साथ देंगी इस डिबेट के अंदर। तो ये एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। खास तौर पर मैं मनीष तिवारी आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं और पहला पॉइंट आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना इंटरव्यू दिया, अब तक का ये सबसे बड़ा और लंबा इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू में बहुत सीधे तौर पे बोला, मैं विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखता, यानी मैं बदले की राजनीति करता ही नहीं हूं, मैं फाइलें नहीं खुलवाता, मेरा 14 साल का इतिहास है। देखिए, इसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि प्रधानमंत्री इतना कोरा झूठ इतनी सफाई से किस तरह से बोल सकते हैं। जो तीस्ता शीतलवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या वो राजनीतिक द्वेष से प्रेरित नहीं है? जो इंदिरा जयसिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या वो राजनीतिक द्वेष से प्रेरित नहीं है?
क्या एक व्यक्ति जो फर्जी मुठभेड़ में उच्चतम न्यायालय ने अमाइकस क्यूरी बनाया था, उसको उच्चतम न्यायालय का जज ना बनने देना, क्या वो द्वेष से प्रेरित नहीं है? और मैं अभी राजनीतिक द्वेष पे तो पहुंचा ही नहीं हूं, और जब राजनीतिक द्वेष के कच्चे चिट्ठे खुलने शुरू होंगे तो ये साफ बात जाहिर होगी कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है। हर व्यक्ति को ये बात मालूम है कि जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी तंत्र है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और कमांड परफॉर्मेंस के ऊपर राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर कार्रवाई की जा रही है। और जब वो सारे मामले अदालत के समक्ष जाएंगे तो आप पाएंगे कि उन मामलों में कोई तथ्य नहीं पाया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर ये कमांड परफॉर्मेंस नहीं है तो और क्या है कि जो फर्जी मुठभेड़ के मामले, जिसमें गुजरात सरकार ने खुद हलफनामे पे ये माना है कि हां ये फर्जी मुठभेड़ है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का होने का दावा 14 साल तक प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो क्या जब वो मामले एक के बाद एक रैप अप हो रहे हैं, जो अदालत में खड़े नहीं हो रहे क्योंकि जांच एजेंसी पूरी तरह से तथ्य नहीं रख रही, तो क्या ये राजनीतिक तंत्र का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? मनीष तिवारी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप तीस्ता सीतलवार इनकी बात कर रहे हैं, आप इशरत जहां की बात कर रहे हैं, कहीं आपका दर्द जो हुड्डा साहब के यहां छापे पड़ रहे हैं, जो वीरभद्र सिंह के यहां हो रहा है, या फिर जैसे रॉबर्ट वाड्रा की फाइल खुली है, क्या उन दर्द आपका एग्जैक्टली वो तो नहीं है मनीष तिवारी? देखिए, ऐसा है कि जब आप राजनीतिक द्वेष से कार्य करते हैं तो जो भी आप फौजदारी का मुकदमा दर्ज करते हैं वो कानून में, वो अदालत में खड़ा नहीं होता। तो हां, आप छापे मार सकते हैं, आप किसी को जलील कर सकते हैं, आप सिलेक्टिवली सूचना लीक करके आरोप पत्र दाखिल होने से पहले उसकी छवि मीडिया में धूमिल कर सकते हैं, पर जब वो मामला अदालत के सामने जाता है, ऐसे मामले क्योंकि इनकी बुनियाद रेत की होती है, पहली ही बारी में डगमगा जाते हैं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं मीनाक्षी लेखी का। ये फेस ऑफ है मीनाक्षी लेखी और मनीष तिवारी के बीच में। मीनाक्षी लेखी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनी आपने, प्रधानमंत्री ने जो नेटवर्क 18 को इंटरव्यू दिया उसके ऊपर, व्हाट इज योर टेक? क्या आपको लगता है जो कांग्रेस तीस्ता सीतलवाड़ का नाम लेकर आ रही है, उसके अलावा 5 बातें और कर रही है, क्या आपको लगता है राजनीतिक द्वेष से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू में सिरे से नकार रहे हैं? कह रहे हैं मेरा इतिहास है, मैंने 14 साल में किसी की फाइल ऐसे ही नहीं खोली। देखिए, 14 साल के समय में जब प्रधानमंत्री जी एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय किस किस तरीके की फाइलें और कार्रवाई द्वेषपूर्ण कांग्रेस सरकार ने की है वो सबके सामने है। और उसके रहते ही उनको प्रधानमंत्री पद के लिए इस देश की जनता ने चुना है और पूर्ण बहुमत के साथ उनका साथ दिया है। तो 14 साल की द्वेषपूर्ण जिस तरीके की केंद्र सरकार रही, मेरा ख्याल तिवारी जी उसका जवाब दे तो बेहतर होगा। मैं कुछ सिलसिला सुन रही थी कि इन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ का नाम लिया। अब आप मुझे बताइए, तीस्ता सीतलवाड़ का अगर आप केस उठा के देखें तो जिस समय जाहिरा शेख की फाइल आप उठा लें तो जाहिरा शेख ने एफिडेविट साइन ही नहीं किया, वो एफिडेविट ही तीस्ता सीतलवाड़ का साइंड है और परजरी के केस में बंद आपने करवा दिया जाहिरा शेख को। और ये बात, आपका मीडिया कंट्रोल भी ऐसा जबरदस्त था कि ये अखबार तक इन बातों को छाप के राजी नहीं थे। और आज भी किस तरीके से काम चल रहा है वो आप बेहतरी से जानते हैं। इनको जो कहना है ये कहते रहेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो काम करने के लिए हम आए हैं और उसमें जनता की सेवा प्रमुखता है, वो काम हम करते रहेंगे, जिसको जो कहना है वो कहते रहे। और जहां तक बात है वाड्रा जी की, हुड्डा जी की, वीरभद्र सिंह की और बाकी जितने काम इनके समय पर हुए वो भी जनता के सामने है। और जनता के सामने है कि चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था, चाहे वो कोल स्कैम था,
चाहे कॉमनवेल्थ स्कैम था, चाहे जितने स्कैम्स थे, उन सब स्कैम्स के ऊपर कोर्ट ने कार्रवाई की। अब आप क्या चाहते हैं कि पुलिस अपना काम ना करे, जैसा कि 60 वर्षों की सरकार में ये लोग चलाते थे, जी। अपनी मर्जी से केस चलाया, अपनी मर्जी से केस बंद किया। अब जवाब, पुलिस जवाब। को आप कार्रवाई करने की आजादी देंगे या नहीं? फिर उधर से राहुल गांधी जी का बयान आया, तो मैं आज उठा के देख रही थी कि राहुल गांधी जी ने कहा कि द्वेषपूर्ण भावना से ग्रस्त होकर जितने अमेठी के कार्य इन्होंने शुरू किए वो हमने बंद किए। तो मैंने वो कागज उठा के मंगवाए। मैंने कहा भाई जरा कागज वागज तो पढ़े हम। तो उसमें आया कि जैसे फूड पार्क की ये बात कर रहे हैं, तो जी। फूड पार्क 2007-2009 का शुरू किया हुआ केस है, जिसके ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया और 50 एकड़ की जमीन कंटिगुअस चाहिए थी और गैस जो कम दाम पे आनी चाहिए थी वो गेल ने इनको सप्लाई नहीं की, सरकारी तौर पे वो हुआ नहीं और उस समय के जो मंत्री थे उनके रहते उस प्रोजेक्ट को बंद किया गया। मीनाक्षी जवाब सुन लेते हैं आप। आईआईटी इलाहाबाद, अच्छा मैं आपको एक एक स्कीम गिन के बताऊंगी कि क्या नहीं, हालत अभी है हम अमेठी की, अभी हम इन्होंने फाइल की खुलने पे है। बात कर रहे हैं। अभी हम फाइल खुलने पे बात कर रहे हैं। जी। आपने तीस्ता शीतलवार पर अपनी बात कही। रिएक्शन मनीष तिवारी का ले लेते हैं। मनीष तिवारी, रिएक्शन, अ क्विक रिएक्शन, रिबटल इज अलाउड। देखिए, ऐसा है कि मीनाक्षी लेखी जी की बात से ऐसा प्रतीत होता है जैसा ये न्यायपालिका के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ परजरी का मामला गलत था तो परजरी की सजा तो प्रोसिक्यूशन नहीं देती है, परजरी की सजा तो अदालत देती है। तो इनका कहने का तात्पर्य यह है कि अदालत गलत निष्कर्ष पर पहुंची थी और इन्होंने कथाकथित घोटालों का जिक्र किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक मिनट, एक मीनाक्षी जी, मैंने आपको बहुत धीरज से सुना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया और शायद इस बहस की मर्यादा यही रहेगी कि जब मैं बोलूं आप सुनो और जब आप बोलो मैं सुनूं। और इन्होंने कथाकथित घोटालों का जिक्र किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ललित मोदी ने जो सुषमा स्वराज के खिलाफ कहा, सुषमा स्वराज के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? जो सारे मामले ललित मोदी, और ललित मोदी भी इनके ही हमसाए थे, उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में बाहर लेके आए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा व्यापम का घोटाला है, उसमें इन्होंने कोई कार्रवाई की? तो एक बहुत ही दो धारी इन्होंने स्टैंड ले रखा है कि जहां हम पे आरोप लगता है हम ये कोशिश करेंगे दैट हम उसको ब्रेजन आउट कर जाएं, और दूसरा हम बेबुनियाद आरोप लोगों के ऊपर लगाते रहेंगे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, क्योंकि हमारी 5 साल की सरकार है, हम लोगों की छवि धूमिल करने की कोशिश करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2.25 साल हो गए इनकी सरकार बने को, 2.25 साल में किसी कांग्रेस के या यूपीए के लीडर के खिलाफ आज तक किसी अदालत से कन्विक्शन हुई है? नहीं, और दूसरा लेकिन मनीष तिवारी साहब, एक मिनट मेरे को पूरा करने दीजिए, करने दीजिए जी। इन्होंने ये बात कही कि 14 साल तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्वेष से कार्रवाई की गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि द्वेष का नाम एक बारी प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव प्रचार में लिया? उस समय तो सबका साथ, सबका विकास, अच्छे दिन, काला धन जवाब 15 दिन में 100 दिन में 15 लाख रुपए बैंक में जमा। आप तो इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच गए थे। आपने क्या लोगों को जाके कहा कि 10 साल यूपीए की सरकार ने द्वेष से मेरे खिलाफ कार्रवाई की है, मनीष तिवारी जी, जवाब मेरे को वोट दो कि मैं प्रधानमंत्री बनके उनके खिलाफ द्वेष से कार्रवाई करूं? एक चीज कहना चाह रहा हूं। आपने बोला कि राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी लेखी, मैं चाहूंगा आप 40 सेकंड में इसका जवाब दें, फिर मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा। मीनाक्षी लेखी, क्विक रिप्लाई। मीनाक्षी लेखी, देखिए, क्विक रिप्लाई में ये है कि द्वेषपूर्ण भाव से काम करना कोई काम नहीं होता और ना ही द्वेषपूर्ण व्यवहार के साथ काम हो रहा है। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हर एजेंसी को अपने काम करने का अधिकार होना भी अधिकार है। अगर मैं पुलिस के ऊपर प्रेशर बना के रखूं कि भाई ये इस पार्टी का है, आप इसके खिलाफ काम नहीं करेंगे,
आप इसके खिलाफ झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, आप एक टेररिस्ट के केस को पर्सनल वेंडेटा के केस को बना के देंगे, आप 10,000 पेज पाकिस्तान को तो भेजेंगे, लेकिन वो जब एक एविडेंस के रूप में जरूरत होगी कोर्ट के आगे पेश करने की, आप पेश नहीं करेंगे। ये सब काम कांग्रेस की सरकार ने किए हैं और कांग्रेस की सरकार के दौरान जो काम हुए, इसीलिए चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको वो सब लगता है कि बाकी सरकारें भी ऐसे ही काम कर रही है, लेकिन बाकी सरकारों ने जो शिकंजा इन्होंने कसा हुआ था वो शिकंजा हटा दिया है और पुलिस को कहा भाई अपना काम करो, आर्मी को कहा अपना काम करो, न्यायपालिका को कहा अपना काम करो, नहीं तो आप देख लीजिए उत्तराखंड के जजमेंट को, अरुणाचल के जजमेंट को आप मिला लीजिए कि इससे पूर्व 100 बार इमरजेंसी लगाई गई, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन कोर्ट्स ने किस तरीके के फैसले दिए वो आप देखिए। लेकिन अभी कंपेयर कीजिए, जो मनीष तिवारी जी कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जी मैं वही कहना चाहती हूँ कि किस तरीके के शिकंजे थे। अभी तो शिकंजे से सब बाहर है, सबको आजादी है अपना काम करने की। मैं ब्रेक लेता हूं मीनाक्षी लेखी। विंडिक्टिव पॉलिटिक्स पर हम वापस आएंगे, लेकिन इस डिबेट का बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। और साथ ही दो चीजें, क्या कांग्रेस को तीस्ता सीतलवाड़ और इशरत जहां का दर्द है, या फिर रॉबर्ट वाड्रा, भूपिंदर सिंह हुड्डा और वीरभद्र सिंह का बड़ा दर्द है? यह डिबेट का ब्रेक के बाद पॉइंट होगा। और साथ ही हम लुटियंस दिल्ली, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बोले हैं, वो दिल्ली जो कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे ऊपर समझती है, उस दिल्ली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बोले हैं इस इंटरव्यू में। ब्रेक के बाद उसकी भी बात होगी और अर्थव्यवस्था पे भी हम बात करेंगे। आप देखते रहिए आर पार का स्पेशल एडिशन। आर पार आप देख रहे हैं और मेरे साथ आमने सामने है मनीष तिवारी और मीनाक्षी लेखी और मेरा साथ दे रही है नलिनी सिंह। मैं क्विकली 30 सेकंड में आप दोनों का रिएक्शन लूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा अर्थव्यवस्था और लुटियंस दिल्ली पर। फर्स्ट यू मनीष तिवारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा 30 सेकंड में आपका दर्द क्या है? आपका दर्द इशरत जहां है, तीस्ता सीतलवाड़ है, या रॉबर्ट वाड्रा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा है? बताइए असली दर्द क्या है? हमारा कोई दर्द नहीं है, हमको मालूम तो है मनीष भाई कि ये सारे, यार या तो मेरे को बोलने दीजिए या आप खुद सवाल पूछ लीजिए, या सवाल पूछ के उसका जवाब भी खुद ही दे दीजिए। एक तो आप 30 सेकंड चाहते हैं, उसके बाद में जवाब में इंटरप्ट भी करते हैं। जी बोलिए 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 मनीष। तो मैं कह रहा था कि हमको मालूम है कि ये सरकार राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और इसलिए हमारा न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। ये जितने फर्जी मामले दर्ज करेंगे वो सारे मामले अदालत से खारिज हो जाएंगे। फर्जी मामले क्यों दर्ज कर रही है मोदी सरकार? क्योंकि आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगाती है बदले की भावना से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी आप पे आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू में सीधा बयान, मैंने 14 साल ऐसा नहीं किया, ऐसी तो मेरी भावना ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही है बात। 30 सेकंड में मीनाक्षी लेखी। देखिए, कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रशासन चलाया है वो आप सबके सामने है। द्वेष की भावना से पूरे उम्र इन लोगों ने काम किया और खासतौर पे उस समय के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री और उनके प्रशासन के खिलाफ, और वो इन्हीं के अपने दस्तावेजों से साबित होता है। और जहां तक बात है अभी के जो आधिकारिक मामले हैं, इन्होंने 2-4 मामलों का नाम लिया, तो उसमें मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि किसान की जमीन हड़प ली जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो? एक व्यक्ति या एक व्यक्ति की से जुड़ी हुई जितनी कंपनियां हैं वो कई 100 एकड़ जमीन की मालिक इस देश में बन जाए, उस पर कोई कार्रवाई ना हो? आप क्या चाहते हैं कि किसी के घर में काला धन पड़ा हो और उस पर कार्रवाई ना हो? कोई कंपनी बैंक से एनपीए करके बाहर निकल जाए और
तमाम जिसको कहते हैं सफाई कर दे, झाड़ू लगा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। जब वो सब कार्रवाई सरकारी जांच एजेंसीज और बाकी तमाम एजेंसीज कर रही हैं, तो आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि अपनी सूझबूझ समझकर मामला शांत करने के लिए जवाब ले लेता हूं मैं, मनीष तिवारी से जवाब ले लेता हूं। मीनाक्षी लेखी 30 सेकंड टाइम लिमिट थी। अपना काम कीजिए। जी मनीष तिवारी, रिबटल, अ क्विक रिबटल। विजय माल्या को इस देश से किसने भगाया? विजय माल्या को कौन वो मंत्री है जिसने सेंट्रल हॉल में विजय माल्या को ये कहा कि भाई आप देश छोड़ के चले जाओ? हर व्यक्ति को मालूम था कि इसके ऊपर इतना बड़ा बकाया है बैंकों का। आपने क्यों नहीं रोका उसको हवाई अड्डे के ऊपर? उसको आपने क्यों जाने दिया? और उसके बाद यहां पे आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि आप एनपीए के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जनता से वायदा किया था कि 100 दिन में जितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है उसको सब वापस लाकर हम 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे। आज तक तो किसी के बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं जमा हुआ, नील बटा सन्नाटा। तो इसलिए ख्याली पुलाव बनाने से देश नहीं चलता। हाँ, एक बारी आप लोगों को बहका के वोट जरूर ले सकते हैं, पर उन्हीं लोगों की अदालत और कचहरी में आपको फिर जाके खड़ा होना पड़ेगा। जवाब मीनाक्षी लेखी, मैं 20 सेकंड का जवाब चाहूंगा, फिर मैं अलग दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूं। देखिए, एनपीए किसने करवाए? किन की सरकार थी जिसके समय पे एनपीए हुए? विजय माल्या जैसे लोग विजय माल्या बन पाए तो किसका समय काल था? और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और किस सरकार ने, अब देखिए मनीष जी, आपका मेरा एक फैसला हुआ है, जब मैं बोलूंगी आप नहीं बोलेंगे, जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगी। मैं आपको याद दिला रही हूँ, आप ही का वायदा आपको दिला रही हूँ याद। नहीं, फैक्चुअल करेक्शन मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाह रही हूँ जी। और पहली बार हजारों करोड़ की विजय माल्या की संपत्ति अगर किसी सरकार ने जब्त की है तो वो भारत की अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब्त की है। पहली बार विदेशों में रखा हुआ कोई 4000 करोड़ के आसपास का जो धन है वो इस दौरान वापस आया है। और उसी प्रकार से लगातार जितनी कार्रवाई इन सब चीजों पर हो रही है वो ये सरकार कर रही है। आपके समय काल में वो कोई काम नहीं हुआ। मैं अब आगे बढ़ता हूं और अब मैं अर्थव्यवस्था के ऊपर आता हूं, लेकिन नलिनी सिंह के पास जाने से पहले मैं सुनाना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था पे प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया है IBN 7 के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आइए सुनते हैं। मुझे सरकार बनाने के बाद पहला बजट पेश करने से पहले संसद में देश की आर्थिक स्थिति का एक व्हाइट पेपर रखना चाहिए था। ये विचार भी आया था, लेकिन मेरे सामने दो रास्ते थे। राजनीति मुझे कहती थी कि मुझे सारा कच्चा चिट्ठा खोल देना चाहिए। राष्ट्रनीति मुझे कहती थी कि पॉलिटिकल तो बहुत लाभ हो जाएगा, लेकिन देश में सब लोग जब इतनी हालत खराब है ये जानकारियां पाएंगे तो पूरी तरह निराशा इतनी आ जाएगी, मार्केट इतना टूट जाएगा, देश की इकोनॉमी को इतना बड़ा धक्का लगेगा, ग्लोबली भी देश को देखने का सोच समझ बदल जाएगा, उसमें से फिर बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो राजनीतिक नुकसान झेल करके भी राष्ट्र के हित में अभी चुप रहना अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला मैंने राजनीति नहीं राष्ट्र नीति पे काम किया। नलिनी सिंह, क्विकली, क्या आपको लगता है कि व्हाइट पेपर ला सकते थे, राष्ट्र नीति के चलते नहीं लाए? इस बयान से आप कितने सहमत है पीएम के? मैं तो कहूंगी कि आज व्हाइट पेपर लाए। क्या किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि केवल उस वक्त हमारी हालत अच्छी नहीं थी, जबकि आज के दिन 12 किलोमीटर एक मजदूर अपनी पत्नी का शव लेकर के 12 किलोमीटर चलता है और 12 साल की लड़की उसके साथ में प्लास्टिक के छोटे से थैले में अपना सारा साजो सामान लेकर बिलखती हुई है। या कोई माँ बाप को निकाल देता है उनके 7 साल की लड़की के शव के साथ एक एम्बुलेंस से। ये केवल
ये लेकिन ये मनीष तिवारी ये ना समझे कि मैं आज भाजपा की बात कर रही हूँ या एनडीए की बात कर रही हूँ। ये चीज बनते 60 साल का इतिहास है, 70 साल का इतिहास है। पनपते 60 साल लग जाते। और मैं एक और बात कहना, मीनाक्षी लेखी के साथ मैं हामी भर रही हूँ इस चीज को लेकर कि जो आप पहले कह रहे थे बदले की भावना, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस ने जो सबसे ईमानदार थे एनडीए 1 के मंत्री, उनको चुन चुन कर उन पर सीबीआई केस लगाए। नतीजा ये कि आज तक सीबीआई उन पर एक भी कुछ करने, लेकिन एनडीए सर जबकि मुख्यमंत्री थे माननीय प्रधानमंत्री, तो अर्जुन मोढवाडिया को अनागत यानी ट्रेसपासिंग, अनाधिकृत प्रवेश, और ये जो अमर सिंह चौधरी थे उन पर लकड़ी काटने के सीबीआई के केस लगाए थे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये इतिहास चला रहा है, ये रुका नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट मुझे आज ये कह देना पड़ेगा कि इसमें कोई रुकावट नहीं हुई। मैं सीधा रुक करता हूं मनीष तिवारी का और मीनाक्षी लेखी का। मनीष तिवारी, मैंने राष्ट्र नीति के चलते व्हाइट पेपर में नहीं लाया, प्रधानमंत्री का यह कहना। आनंद शर्मा ने कुछ देर पहले बयान दिया कि प्रधानमंत्री अगर लाना चाहते थे तो वो 9.5% की ग्रोथ दी थी उनकी सरकार ने, और वो इकोनॉमी को समझ नहीं पाए हैं, वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। व्हाट इज योर टेक? इससे पहले कि मैं प्रधानमंत्री के श्वेत पत्र पे आऊं, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जी। 2004 से लेकर 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% से निरंतर और लगातार बढ़ती रही। जो पहले 4 साल थे यूपीए 1 के, उसमें 8%, 8.5%, फिर 9%, फिर 9.5% की रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी। 2008 में आर्थिक महामंदी आई जिसमें कई देश बह गए, पर भारत की अर्थव्यवस्था उस साल भी 6.7% से बढ़ी। उससे अगले वर्ष फिर 9% से, फिर 9.5% से, और निरंतर यह अर्थव्यवस्था बढ़ती रही। तो अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक कोई काम नहीं हुआ, तो या तो प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था समझते नहीं हैं या जान के इसके ऊपर सियासत करना चाह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ठीक है, आप कहते हैं कि 2014 में आप इसलिए श्वेत पत्र नहीं लाना चाहते थे क्योंकि आपको आशंका थी कि जो भी कॉन्फिडेंस है वो टूट जाएगा। आप राष्ट्रनीति की बात कर रहे थे, लेकर 2014 नहीं 2004 से लेकर 2014 तक जिस तरह से अर्थव्यवस्था चली है, आप आज श्वेत पत्र ले आओ ना। आपने 2.5 साल तक अर्थव्यवस्था चलाई है। आपने जीडीपी का बेस ईयर बदल के 2004-5 से 2010-11 करके आप कहते हो कि 7.5% से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जबकि रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट 5 से लेकर 5.5% तक है। मैं प्रधानमंत्री जी को और इनकी सरकार को यह चुनौती देता हूं कि आप अगर श्वेत पत्र लाना चाहते हैं, अब तो 2.5 साल निकल गए, आज 2004 से लेकर 2014 तक जिस तरह से अर्थव्यवस्था चली थी उसका श्वेत पत्र संसद में रख लीजिए। मीनाक्षी लेखी, ये ब्लेटेंट चैलेंज है आपको, आपकी सरकार को, कि अगर आप व्हाइट पेपर ला सकते हैं तो व्हाइट पेपर लाइए। और एक और चीज, जो जीडीपी नंबर्स की बार बार बात हो रही है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जीडीपी नंबर्स इन्फ्लेटेड है, उस पर मॉर्गन स्टैनली के रुचिन शर्मा कहते हैं कि जीडीपी इज ओवरस्टेटेड, हायर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। और वो कहते हैं जो मैकेनिज्म है, मॉर्गन स्टैनली कहता है जो मैकेनिज्म है जीडीपी शो करने का, उसमें थोड़ी दिक्कत है। जब विश्व ऐसा समझता है तो हमें जीडीपी की मेथोडोलॉजी बदलने की क्या जरूरत थी 2014 के अंदर। और पॉइंट नंबर 2, जॉब क्रिएशन जो आप करना चाहती थी मोदी सरकार, उस तरह का जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया है। तो क्यों नहीं आप श्वेत पत्र अर्थनीति पर लेकर आते, क्योंकि लोगों का चूल्हा, लोगों का घर तो अर्थतंत्र से जलता है, राजनीति से नहीं चलता। मीनाक्षी लेखी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज गो अहेड। देखिए, चूल्हा अर्थनीति से चलता है और राजनीति से नहीं चलता। इसी करके तकरीबन 5 करोड़ लोगों के घर में चूल्हे का प्रावधान एलपीजी के माध्यम से किया गया है, और तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके जनधन के खाते खोले गए हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये मात्र 2 साल में किया है, तो 2 साल में जो सरकार कर सकती है, इसका मतलब कितना काम इस देश में होना बाकी है और कितना काम अब तक नहीं हुआ था।
जहां तक श्वेत पत्र का सवाल है, मैं मनीष जी के चैलेंज को स्वीकार करती हूं कि श्वेत पत्र हमें लाना है और हमको लाना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं चाहूंगी कि राजनीति भी हो, इस पर जमकर राजनीति हो। श्वेत पत्र की टाइमिंग क्या हो वो भाजपा तय करे, और श्वेत पत्र जरूर आए, और जिस तरीके से न केवल जीडीपी के आंकड़े बढ़े हैं, न केवल देश की इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई है, होल फूड प्राइसिंग इंडेक्स बेटर हुआ है, सब्जी से लेकर दालों तक का क्या हाल था, क्या क्या था, वो श्वेत पत्र जरूर बनना चाहिए और वो लाना चाहिए, लेकिन उसकी टाइमिंग हमारे हाथ में होनी चाहिए और उस पर काम अभी शुरू कर देना चाहिए। मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। और जहां तक बात है आंकड़ों की, तो आंकड़े आप चाहे ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का देख लीजिए, चाहे जितने इंटरनेशनल आंकड़े हैं, मैं अपने भारत सरकार के आंकड़ों की नहीं बात कर रही, मैं इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा जितने आंकड़े होते हैं, मोदी से लेके जितने आंकड़े हैं, आप वो आंकड़े ढूंढ लीजिए, वो सामने आ जाएगा। और किस तरीके से पैसे को घुमाया जा रहा था इनके समय में, आरबीआई के दस्तावेजों की भी पूरी तरीके से जांच में चाहती हूँ हो, जिससे पता चले कि तो ठीक चुनाव से पहले कैसे नहीं, पर वो आंकड़े पुराने हैं, वो निकलने चाहिए। मैं तो खुद वो आंकड़ों मैं तो खुद वो देखती थी अपनी आंखों से और बैठ के पढ़ती थी, तो बहुत तकलीफ होती थी एक भारतीय होने के नाते। और मैं चाहूंगी कि हमारी जो सरकार में अब लोग हैं वो उस पर काम करें और वो बाकायदा कागज निकालें। मैं रुक करता हूं मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है आंकड़ों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश हमारे देश के अंदर बढ़ा है। और अगर प्रधानमंत्री राजनीति नहीं कर रहे, राष्ट्रनीति कर रहे हैं, विपक्ष हैं आपको तो खुश होना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप IBN 7 में आने से पहले अगर मुझे याद है कि एक बिजनेस चैनल में हुआ करते थे, बिल्कुल तो अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझते हैं जी। जहां तक महंगाई दर का सवाल है, पिछले 2 वर्ष के अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो महंगाई दर में अगर एक चीज निरंतर बढ़ती रही है तो वो फूड इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े निरंतर और लगातार ऊपर जाते रहे हैं। महंगाई दर इसलिए कम हुआ है क्योंकि उसके जो कई और पहलू हैं, और खासकर जो कच्चे तेल का पहलू है जिसकी कीमत $140 से आपके $40 या उससे भी कम गिर गई थी, जिनके ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। महंगाई दर उसके कारण कम हुआ है। और दूसरा, क्योंकि जब देश में या अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन नहीं होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, आयात निर्यात है, वो निरंतर पिछले 26 महीने को अगर आप देखें 18 से 20 महीने तक नकारात्मक रहा है, तो उसका प्रभाव आपके महंगाई दर पे पड़ता है। और दूसरी बात मैं आपको FDI की कह दूं, आज सबसे बड़ी विडंबना ये है, और आप इस बात को समझेंगे, जो इस देश में सेविंग्स टू GDP रेशो होता है, उससे सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट रेशो 2 या 2.5% ज्यादा होता है। आज सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट रेशो सेविंग्स टू GDP रेशो से 2% कम है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जितने देसी पूंजीपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जिनकी वकालत प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो उनमें से कोई भी देश में पैसा नहीं लगा ये इंपॉर्टेंट बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन FDI आ भी रही है वो FDI वो आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। ओके, आप कह रहे हैं कि जो FDI आ रही है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पे कांग्रेस का जो लगातार रिएक्शन आ रहा है, उस पर राज्यवर्धन राठौड़ ने कुछ देर पहले रिएक्ट करा। आइए सुनते हैं क्या बोले हैं वो। कांग्रेस का ये कहना है कि PM गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस स्पष्टता से प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, जिन आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक तौर पे भारत को बतला रहे हैं कि किस तरह से प्रगति हो रही है। मतलब हर बार उस प्रगति का स्तर नापा जा सकता है, और ये पहली बार भारत में हो रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि अपोजिशन के और ख़ास तौर से कांग्रेस के पाँव के नीचे से ज़मीन हट रही है, और इस वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये भी कहा है कि उन्होंने कि वेंडेटा पॉलिटिक्स के जरिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं।
देखिए कौन किसके लिए क्या कह रहा है। पिछले 12 साल जब वो मुख्यमंत्री थे किस तरह से वेंडेटा उनके ऊपर हो रहा था पूरा देश जानता है, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल जितनी भी जांच की एजेंसीज हैं सबसे दूर रहकर प्रधानमंत्री जी सिर्फ विकास। लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और आर पार में हमने आपको राज्यवर्धन राठौड़ का रिएक्शन दिखाया। मैं नलिनी सिंह आपसे 20 सेकंड का कमेंट चाहूंगा। लुटियंस दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि मुझे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की चाह है, लुटियंस दिल्ली की चाह नहीं है। व्हाट इज योर टेक? हेकड़ी का केंद्र ये है लुटियंस दिल्ली और ये इसकी जनक है फिर कांग्रेस पार्टी, जिसमें कई पत्रकार भी आते हैं। बहुत पत्रकार आते हैं, सब करीबन सभी आते हैं, लेकिन Okay. मुझे मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ बोला है, उनकी दर्द उसमें झलक रही, लेकिन मुझे कहने दीजिए प्लीज आज कि क्या प्रधानमंत्री को जानकारी है कि इस लुटियंस दिल्ली के जो धुरी हैं, जो इसके स्तंभ हैं, वो भाजपा के खुद के वरिष्ठ मंत्री हैं और इस लुटियंस दिल्ली में अफवाहें, चुगली, गप ये होती है, लोगों की इज्जत उछाली जाती है, मान सम्मान उनके पीछे बात किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने एक बार भी फटकार क्यों नहीं लगाई प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री ने जो बोला मुझे लगता है वो फटकार के बराबर ही है। तो मैं सीधा रुख करता हूं मीनाक्षी लेखी का। मीनाक्षी लेखी, लुटियंस दिल्ली पे प्रधानमंत्री की राय, 10 सेकंड में आपका जवाब। देखिए, मैं तो खुद दिल्ली वाली हूँ और लुटियंस दिल्ली और लुटियंस के बाहर वाली दिल्ली, दोनों दिल्ली को बहुत नज़दीक से देखा है और मुझे लगता है कि जो एक कॉकस एस्टैब्लिश्ड है दिल्ली के अंदर की पार्टियां बदल जाती हैं शासन से, लेकिन चौकड़ी नहीं बदलती, पार्टी बदल जाती है, चौकड़ी नहीं बदलती। मीनाक्षी लेखी, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को मनीष तिवारी से लास्ट वर्ड लेना है लुटियंस दिल्ली पे। मनीष तिवारी, योर टेक ऑन लुटियंस दिल्ली। देखिए, ऐसा है कि लुटियंस दिल्ली मीनाक्षी लेखी जी के चुनाव क्षेत्र में आता है। अगर प्रधानमंत्री जी को लुटियंस दिल्ली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इसका जवाब मीनाक्षी जी को देना चाहिए कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रधानमंत्री को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है लुटियंस दिल्ली वो है जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रधानमंत्री को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन महा कवरेज प्रधानमंत्री के इस बेबाक और बड़े इंटरव्यू पे लगातार जारी है। ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे, क्योंकि महा कवरेज सबसे बड़ी बहस अभी भी जारी है।